Hello everyone. I hope you all are fit and fine in your home. And today I'm before you all to discuss a new poem that is from First Flight. And the name of the poem is A Tiger in the Zoo. As it is very much clear from the title itself that the poet is talking about a tiger who is kept in a zoo. So, through this poem, the poet wants to suggest all of us that we should be kind towards animals also. They are also having their own life, and we have no right to give them prison. We have no right to lock up their freedom. So, the poet believes that an animal is always more majestic when it is seen in their natural environment with natural growth and development. And whenever we keep them locked, they just lose their natural growth and development, and it just destroys their personality or their natural development. So, let's start with the poem. First, I'll just read out the lines so that it can be clear to you. In the very first stanza, the poet says, he stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet coit in his coit rage. He here refers to the tiger. So, in the very first line, the poet says, he stalks means walk. He stalks in his vivid stripes. He has been used for tiger. Stalks means walk. Vivid stripes मतलब clear lines on the body. जो टाइगर की बॉडी पे जो लाइनिंग होती है दैट इज़ नोन एज स्ट्राइप्स. तो वो कह रहे हैं पोएट कि जो टाइगर है वो उसकी बॉडी पे जो लाइंस है दैट इज़ वेरी मच क्लियर. एंड द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, व्हाट इज़ ही डूइंग? ही इज़ वॉकिंग इन हिज केज इन अ वेरी लिमिटेड स्पेस. क्योंकि अगर उसको केज में हमने लॉक करके रखा है तो केज की जो जगह है, जो स्पेस है, वो बहुत लिमिटेड है. सो द टाइगर इज़ मूविंग फ्रॉम हेयर एंड देयर इन द केज इटसेल्फ ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट कॉइट. अब उसके पैड्स मतलब कि जो पंजे हैं उसकी बात हो रही है, दैट सीम्स टू बी मेड अप ऑफ वेलवेट. And in his coit rage, here the two contradictory words have been used. Coit मतलब होता है बहुत शांत, पीसफुल, और रेज मतलब बहुत गुस्सा. ही इज़ इन coit rage मतलब टाइगर की वो इनहेरेंट क्वालिटी है गिवन बाय ऑल माइटी कि उसके अंदर बहुत गुस्सा होता है, बहुत रेज होता है. बट नाउ ही सीम्स टू बी क्वाइट. वाई? बिकॉज वी हैव लॉक्ड हिम अप. So, in the very first stanza, the poet is क्रिएटिंग एन इमेज बिफोर द रीडर्स कि एक टाइगर है जिसको केज में बंद करके रखा गया है. और फर्स्ट लाइन में उसको पोएट ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कैसे उसकी बॉडी पे जो स्ट्राइप्स हैं वो बहुत क्लियर हो रहे हैं. वो कुछ कदम अपनी केज में इधर उधर चलता है. उसके पंजे जो हैं ऐसा लगता है उस पर वेलवेट पैड्स लगे हुए हैं, और वो ऐसा लग रहा है कि उसका गुस्सा जो है वो बहुत शांत है. यू जस्ट वंस ओपन हिम एंड देन सी हिज रेज. So, in this first stanza, the poet is trying to create an image before the readers. In the second stanza, the poet is having pity for the imprisoned tiger. He says, he should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. पहले मीनिंग देख लेते हैं. ही शुड बी लर्किंग. लर्किंग का मतलब होता है हाइड, अपने आप को छुपाना. इन शैडो, यू नो दैट. स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास मतलब जंगल की बात हो रही है. नियर द वाटर होल, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी हो, तालाब हो, इस तरह का एरिया. वेयर प्लम, प्लम मतलब फैट. प्लम डियर पास, डियर तो सभी को पता होगा. तो पोएट ये कह रहे हैं कि अगर यही टाइगर हमें ऐसे माहौल में दिखता जहाँ पे बहुत सारे जंगल वाला इलाका है और वो जो टाइगर है वो क्रॉल करता हुआ घास के पीछे, झाड़ के पीछे छुप करके अपने शिकार को देखता, उस शिकार को जो पानी पीने के लिए एक तालाब के पास आया है, दैट वुड बी वेरी नेचुरल सीन. क्योंकि उसकी क्वालिटी यही है कि वो जंगल में घूमता हुआ, छुपता हुआ अपने शिकार को खोजता है. इस तरह उसकी नेचुरल सीन नहीं है कि वो एक केज में बंद है और सिर्फ 4 कदम इधर उधर घूम रहा है. सो ही डिस्क्राइब्स ही शुड बी लर्किंग एट शैडो. इसका नेचुरल ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे होता? जब ये किसी जंगल में घूम रहा होता फ्री. स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, वो स्लाइड करता हुआ, क्रॉल करता हुआ बड़े बड़े झाड़ के पीछे से छुपता हुआ आता.
कहाँ पे? नियर द वाटर होल, जहाँ कहीं पानी जमा होता, वेयर प्लम डेयर पास, जहाँ पे डेयर आते पानी पीने के लिए और ये टाइगर उनका शिकार करता. दैट वुड बी वेरी नेचुरल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड दैट वुड बी वेरी नेचुरल सिनेरियो. लेकिन यहाँ पे कुछ भी नेचुरल है नहीं. एवरीथिंग हैज़ बिकम आर्टिफिशियल. ही हैज़ बिन लॉक्ड अप इन अ केज एंड ही इज़ लूजिंग हिज नेचुरल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सो द पोइट इज़ हैविंग पिटी फॉर द टाइगर. उनको दया आ रही है कि इस तरह का एनवायरनमेंट क्यों दिया जा रहा है. किसी का भी नेचुरल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तभी होगा जब उसको नेचुरल एनवायरनमेंट आप देंगे. आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में कुछ नहीं होने वाला. इन द नेक्स्ट स्टेंजा द पोएट सेज, अभी वो उसी को बात को कंटिन्यू कर रहे हैं कि कैसे उसका नेचुरल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता अगर वो घास के पीछे या झाड़ के पीछे ऐसे छुप के अपना शिकार करता. प्लस और क्या करता? ही शुड बी स्नैरिंग अराउंड हाउसेज. स्नैरिंग का मतलब होता है मूविंग साउंड जो क्रिएट होता है, जब मूव करने पे साउंड क्रिएट होता है. कहाँ पे? एट द जंगल्स एज. जब वो जंगल के किनारों पे चलता, घूमता, क्रॉल करता, तो उसके पंजों से जो आवाज़ होती, बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स. फैंग्स का मतलब टीथ, जो उसके सफ़ेद बड़े दांत दिखाई देते, हिज क्लॉज, और उसके क्लॉज आते, टेरराइजिंग द विलेज. जो गांव में रहने वाले लोग हैं वो बुरी तरह से डर जाते. उनके आसपास टाइगर का एक टेरर होता, एक आतंक होता, उसका डर होता. वो उसका नेचुरल एनवायरनमेंट होता डेवलप करने का. लेकिन ही हैज़ बिन locked up in a cage by whom? By so-called human beings who have not humanity at all. And in the next stanza, he really feels sad for the tiger and he says, but he is locked in a concrete cell. Concrete cell किसको कहा जा रहा है? जहाँ पे ये टाइगर लॉक्ड है, एक केज को कहा जा रहा है. His strength behind bars. The poet is not denying that he is not having strength. He is having a lot of strength, but his strength has been locked. कहाँ पे? Behind bars. Bars किसको बोला जाता है? जो केज के ग्रिल्स टाइप होते हैं. That is known as bars. Stalking the length of his cage, ignoring visitors. Stalking, it seems that he is measuring the length of the cage. ऐसा लग रहा है कि वो बार बार इधर उधर जो घूम रहा है केज में, ऐसा लग रहा है कि वो उसको मेजर कर रहा है कि ये कितना बड़ा है, कितनी लंबाई चौड़ाई है इसकी. सो ही इज़ स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज. इधर उधर घूम रहा है और उसके पिंजरे के जो लेंथ है उसको मेजर कर रहा है. इग्नोरिंग विजिटर्स. दीज टू वर्ड्स हैव रियली वेरी पावरफुल मीनिंग. Just imagine yourself at his condition. Suppose you have been locked in a room, your freedom has been snatched out by someone, and people are coming to see how pitiful you are. What would be your reaction? तो वही बात उसके साथ है कि लोग उसको देखने के लिए आ रहे हैं. उसकी ज़िंदगी एक तमाशा बन के रह गई है. लोग देखने आ रहे हैं कि अच्छा यहाँ पे हम जू में जाते हैं. वी जस्ट लव टू वॉच ऑल द एनिमल्स एंड वी नेवर थिंक अबाउट इट दैट हाउ बैड दे फील. दे हैव बीन लॉक्ड, दे हैव बीन स्नैच्ड देयर फ्रीडम. ये इस बारे में हम सोचते ही नहीं हैं. तो अब ग्रेजुअली द टाइगर स्टार्ट्स, और ऑल दी एनिमल्स, एक्चुअली द टाइगर रिप्रेजेंट्स ऑल दी एनिमल्स. सो ग्रेजुअली दे स्टार्ट इग्नोरिंग विजिटर्स. कौन उनको देखने आ रहा है, उनके इस स्थिति का मजाक बनाने आ रहा है या उनका तमाशा देखने आ रहा है, दे स्टार्ट इग्नोरिंग इट. तो वो इग्नोर कर रहा है किसको? विजिटर्स को, बिकॉज ही इज़ हैविंग रियली पैथेटिक कंडीशन. एंड इन द लास्ट स्टेंजा the poet says he hears the last voice at night. लास्ट वॉइस मतलब जो आखिरी विजिटर उनके तक आता है, वो उसकी आवाज़ टाइगर सुनता है. द पेट्रोलिंग कार्स. पेट्रोलिंग कार्स मतलब कोई कार से आ रहा है, वो लास्ट विजिटर है, तो वो लास्ट विजिटर की भी वो आवाज़ सुनता है. ही वॉन्ट्स टू इग्नोर, बट हर तरह से तो इग्नोर नहीं हो सकता. वो उसकी भी आवाज़ सुन रहा है. और फाइनली जब वो विजिटर भी चला जाता है, देन व्हाट डज द टाइगर डू? एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स. वो अपनी बहुत ही पावरफुल आइज़ से उस पावरफुल स्टार्स की तरफ, या कह सकते हैं कि ही इज़ लुकिंग टूवर्ड्स द ऑलमाइटी, और ही इज़ ट्राइंग टू सर्च आउट द वेज हाउ कैन ही बी फ्री फ्रॉम दिस prison. So this is really a very pathetic condition of all the animals, and the poet wants to suggest to all of us that we should be kind towards animals also. They are also having their life. जो मैसेज है वो आप लिख सकते हैं. वी शुड, मैसेज जो पोइट देना चाहता है आप 2 लाइन में मेंशन कर सकते हैं. वी शुड प्लांट ट्रीज एंड स्टॉप द एक्टिविटीज़ ऑफ हंटर्स, एंड वी मस्ट क्रिएट हेल्दी एनवायरनमेंट फॉर एनिमल्स सो दैट दे कैन डेवलप
and grow naturally. And if we talk about the figures of speech of this poem, in the very first stanza, you can see the third line, pads of velvet. Here, the poet has used metaphor. The second stanza, also having metaphor. So this would be your homework. I'm not going to tell you. Please mention it in the comment box what you have got. But here, I think we should be kind towards each other also, that you should help. और यहाँ पे जो ये वर्ड यूज़ हुआ है, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स, स्ट्रेंथ जो है ना वो सब्सटीट्यूशन के तौर पे यहाँ पे यूज़ किया गया है. लास्ट स्टेंजर हम सिर्फ क्लू दे रहे हैं एंड यू पीपल आर गोइंग टू टेल मी विच फिगर्स ऑफ स्पीच हैव बीन यूज्ड. लास्ट स्टेंजर में है ही हियर्स, सो यू कैन नोटिस द हर साउंड कमिंग 2 times, so it becomes alliteration. We all have discussed in the classroom in very detail, so I just hope you all are going to tell me in the comment section that which type of figures of speech have been used. So this was the explanation of the poem A Tiger in the Zoo. I hope it is clear to all of you. And stay at home, stay healthy, and keep revising the content. And if you are having any problem regarding any chapter or any query do you have, please share in the comment box. I'll try to answer your question. And if there is any problem about this poem also, then you can ask me, and if possible I'll explain that particular point. So see you in the next video.